हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। हम इस वीडियो में देख रहे हैं ये कलाम का ईवीएस संबंधित मॉडल पेपर है जिसमें आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और जिसमें से 20 क्वेश्चन तो आपके कंटेंट के होंगे जो सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपके टीचिंग मेथड से होंगे। ठीक है, या इसे पेडागोजी कह दीजिएगा। तो हम देख लेते हैं इसमें इस पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर कह सकते हैं, क्वेश्चन बने हैं, ऐसे बोल सकते हैं क्वेश्चन पेपर में। तो चलो देख लेते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन है वो किस प्रकार क्वेश्चन बना है। अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो 121 नंबर है, जो इस प्रकार पूछा है कि जो हमारा राष्ट्रीय गीत है के संबंध में निम्न में से या निम्न कथनों में से विचार कीजिएगा। यानी ये आपको दे रखे हैं एक तरह से ऑप्शन, ये दे रखे हैं सत्यकूट। इनमें से जो सही है वो चूज करने हैं। तो आप एक एक करके पढ़ लीजिएगा। पहले जैसे पहला ऑप्शन दे रखा है कि वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, तो ये बात सही है क्योंकि राष्ट्रीय गान है वो जनगण मन वाला है, और जबकि हमारा राष्ट्रीय गीत है वो वंदे मातरम है, तो ये बात तो सही है। इसकी रचना है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, ये गलत है क्योंकि इसकी तो रचना की थी, यानी जो हमारा राष्ट्रीय गीत है ना वंदे मातरम, इसकी रचना की थी आपके बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, 2 नंबर तो गलत है। ठीक है, 3 नंबर की बात करें, यह संस्कृत एवं बांग्ला मिश्रित भाषा में लिखा गया था, ये बात सही है। और 4 नंबर ऑप्शन है राष्ट्रीय गीत की धुन नहीं बदली जा सकती है, ऐसा नहीं है, बदली जा सकती है, तो ये भी कथन गलत है। तो हमें केवल कौन से बताने थे, जो सत्यकूट है, यानी जो सही सही है। तो देखिएगा, एक तो 1 नंबर सही था और एक 3 नंबर, तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर कह सकते हैं 3 में सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो हमारा राष्ट्रीय गान है ना, जो जनगण वाला, वो उसकी रचना की थी, यानी इनके द्वारा लिखा गया था। तो हम ये कहेंगे कि जो हमारा भारत का राष्ट्रीय गीत है वो तो बंकिम चंद्र चटर्जी के थ्रू लिखा गया था, और जो हमारा राष्ट्रीय गान है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के थ्रू लिखा गया था, ऐसे बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन बना है आपकी विटामिन को लेकर, तो हम कहेंगे इसमें से हमें पूछा है विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा है। ठीक है, तो जैसे एक ट्रिक चलती है, रथ पर एक टॉपी, इसे साइलेंट रखिएगा, रथ पर एक टॉपी, यानी ओवरऑल सभी विटामिन जो भी हैं मोस्टली जो परीक्षा बनते हैं ना उन्हीं से बन जाते हैं। जैसे जैसे ये तो ए का रासायनिक नाम है, ये बी का है, ये सी का है, ये डी का है, और ये ई का है, ये के का है। तो जैसे हम डी की बात करें तो डी यानी ये वाला है क वाला, तो क वाला कौन सा है इसमें, और एक ऑप्शन नंबर दे रखा है बी, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप ऐसे कह सकते हैं, र से हो जाएगा रेटिनॉल। ठीक है, जो आपकी विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। थ का मतलब थायमिन हो जाएगा, जो विटामिन B1 का नाम होता है। पर है ये साइलेंट है, बाकी इसमें एक दे रखा है ना, तो ए से बनेगा एस्कॉर्बिक एसिड, और एस्कॉर्बिक एसिड है ये विटामिन सी का नाम है। इसके अलावा का दे रखा है, का से मतलब ये दे रखा है ना कैल्सीफेरॉल, ये नाम हो जाएगा। और जो टो दे रखा है ना, टॉफी मैंने बोला था, तो टो का मतलब हुआ, इसमें दे रखा है कहीं पे, देखो ये टोकोफेरॉल, ये फिर विटामिन ई का नाम हो जाएगा। बाकी इसमें एक और चलती है जो फिकोक्विनोन बोलते हैं शायद इसे, तो ये विटामिन के का नाम होता है। हालांकि ये शुद्ध नहीं लिखा गया है, मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है कि विटामिन ए का नाम तो रेटिनॉल होता है इस ट्रिक के थ्रू। ठीक है, और बी का नाम होगा थायमिन, B1 हो जाएगा, और सी का एस्कॉर्बिक हो जाएगा, और डी का कैल्सीफेरॉल हो जाएगा, ई का टोकोफेरॉल हो जाएगा, और जो फिकोक्विनोन होती है वो होती है विटामिन के का नाम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। एक प्रतीक चिन्ह है, हर वर्ष पूछा जाता है, तो यहाँ पर बताना है निम्नांकित कह सकते हैं यातायात संकेत का अर्थ क्या होगा। तो हम कहेंगे ये वाला जो निशान होता है ना, तो ये होता है आपके चौराहे का। ठीक है, एक इधर से रास्ता आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से और एक इधर से, यहाँ पे आगे मिल रहा है, तो इसे बुलाएंगे चौराहा। 124 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है, इसमें से हमें गलत चूज करना है, यानी जो गलत है वो ऑप्शन इसमें से चूज करना है। जैसे एकल परिवार में केवल एक पीढ़ी होती है, गलत है, यही राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो एकल परिवार कहते कि नहीं, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं ना,
यानी माता पिता, माता पिता और माता पिता के जो भी कह सकते हैं बच्चे होंगे, तो बच्चे का मतलब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी बच्चे हों, बच्चे में तो सभी आ जाएंगे मेल और फीमेल, ठीक है। तो हम ये बात करेंगे बच्चे होने चाहिए अनमैरिड यानी अविवाहित। तो इसमें दो पीढ़ियाँ हो गई, कैसे? पहली तो पेरेंट्स वाली, ये तो फर्स्ट पीढ़ी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये बच्चे हो गए, ये सेकंड पीढ़ी हो जाएगी। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, अब ऑप्शन पढ़ के देखते हैं। ये कह रहा है एक परिवार में केवल एक पीढ़ी होती है। एक पीढ़ी का मतलब होता है या तो ये हो या फिर ये हो, तो जबकि ये तो दोनों हैं, तो हम ये कहेंगे इसमें दो पीढ़ियाँ होती हैं, ना कि एक। तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। हमें गलत पूछा था, तो राइट आंसर एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ऑप्शन दे रखे देख लेते हैं। भारत में सामान्यतः संयुक्त परिवार ज़्यादा प्रचलन में रहा है, ये बात सही है। चाहे आप जो भी पुरातन समय यानी पुराने समय, प्राचीन समय को भी पढ़ के देखेंगे ना, उसमें संयुक्त परिवार ही मिलेंगे ज़्यादातर, ठीक है। परिवार के सदस्यों के बाद हमारे सबसे निकट पड़ोसी होते हैं, ये बात सही है। परिवार में वैवाहिक एवं रक्त संबंधों का पाया जाना आ भी सके, तो ये भी बात सही है। यानी ये तीनों सही थे, और जो गलत था वो हो जाएगा एक नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 125 है, राकेश शर्मा ने किस अंतरिक्ष यान से प्रथम अंतरिक्ष सैर की थी? कह सकते हैं जो स्पेस में गए थे, ठीक है। तो वो था सोइज T11 है ना, ये वाला था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ से आपका एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके चाहे अंतरिक्ष यान से संबंधित हो, चाहे अंतरिक्ष या आपके चंद्रमा या कोई आकाशगंगा में भी गया है ना, तो सिंपल तौर पर ये क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि टॉपिक दे रखा है इनसे संबंधित। क्वेश्चन नंबर 126 है कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं ने किसी भी शहर के लिए सुरक्षित सूर्य स्तर कितना रखा है? तो वो रखा है इन्होंने 45 डेसिबल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। जो 127 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था आपके मार्कोनी ने, हालांकि इसका नाम है गुलिल्मो मार्कोनी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये वाले ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ये फैक्चुअल होते हैं, ठीक है, यानी रट्टा मारने वाली चीज़ें हैं ये। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। इनमें से कौन सी एक भेड़ की नस्ल नहीं है? अगर आप देखें इन सभी में, जैसे चौकला है ये राजस्थान में पाई जाती है, मालपुरा वाली भी पाई जाती है, सोनाड़ी भी पाई जाती है, लेकिन जो जमुनापुरी है ये तो शायद आपकी ये भैंस की नस्ल होगी, ठीक है, न कि आपकी कह सकते हैं भेड़ की। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 है, राजस्थान में हवेलियों व झरोखों की नगरी, हवेलियों की बात आ जाती है ना, तो निश्चित तौर से हम ये कहते हैं किधर चलेंगे हम, जैसलमेर की हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 है, इनमें से कौन सा सुमिलित है? सुमिलित मीन्स ये है कि सही है। तो आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो जो हमारा विश्व जल दिवस है ना, वो 22 मार्च को मनाया जाता है, ये बात सही है। ये आपके रीट में ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2021 वाली जो सितंबर में हुई थी ना, तो उसमें पूछा था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बाकी सभी गलत दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस ग्रह के चारों ओर छल्ला है? यानी आप ऐसे कह सकते हैं जो आपने शनि ग्रह सुना होगा, जैसा कि मैंने ये चित्र बनाया है, कुछ इस प्रकार का शनि ग्रह होता है, ठीक है। ये जो शनि ग्रह दिखाई दे रहा है, मैंने ये वाली डॉट है, ये राउंड सा किया ना, ये शनि ग्रह है। इसके ऊपर है ये ऐसी बल्ब पाई जाती हैं, देखने को इस प्रकार होता है, तो यही होता है शनि ग्रह, ठीक है। तो हमें यही पूछा था जो छल्ला होते हैं या रिंग सी होती है, तो ये किसकी विशेषता होती है? तो ये शनि ग्रह की होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। देखो रीड में और भी क्वेश्चन बने हैं इन ग्रहों को लेकर, जैसे ये वाला है ना, ये मंगल ग्रह, इसे मार्स कहते हैं इंग्लिश में। तो ये पूछा है कि मंगल ग्रह पर जीवन, यानी किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? एक तो ये बना है जीवन की संभावना, हालांकि इसे अंक को बता सकते हैं संभावना। तो एक तो ये क्वेश्चन बना है, एक ये भी बना है कि लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं? एक तो देखो ये क्वेश्चन बन गया, कौन सा जीवन की संभावना किस ग्रह पर है? तो वो मंगल ग्रह पे।
लाल ग्रह किसे कहते हैं, वो मंगल ग्रह को। एक क्वेश्चन और बना है, वो कौन सा बना है, वो ये बना है कि ये लाल ग्रह है वो किसके कारण है। इसका एक कारण है, वो है क्या, इस पर पाया जाता है लोहा। लोहा मीन्स अगर आपने साइंस में पढ़ा हुआ तो इसे आयरन बोलते हैं, यानी Fe आयरन। तो इसकी वजह से यहाँ पर लाल रंग है, ठीक है, किसका, आपके मंगल ग्रह का। तो 3 क्वेश्चन हो गए, कौन कौन से हो गए, जीवन की संभावना किस ग्रह पर है, तो मंगल पर। लाल ग्रह किसे कहते हैं, मंगल ग्रह को। और लाल ग्रह किसके कारण है, तो वो हो जाएगा लोहा की उपस्थिति या आयरन की उपस्थिति के कारण, ठीक है। शुक्र ग्रह के बारे में रीट में ये क्वेश्चन बना है, ये किसकी बहन है, तो ये पृथ्वी की बहन है, क्योंकि पृथ्वी जैसी दिखाई देती है, ठीक है, और नज़दीकी भी है इस वजह से, ठीक है। तो ये हो गया। ये पूछा जाता है एक क्वेश्चन रीट में कि सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा है, तो वो हो जाएगा वरुण, ठीक है। वरुण को नेपच्यून बोलते हैं इंग्लिश में। तो सबसे दूरस्थ कह सकते हैं ग्रह हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हालांकि हमने देखा था तो वो शनि हो गया था। जो एक्स्ट्रा मैंने बताया वो मैंने, आप जानते होंगे क्या क्या चीज़ें बताई हैं। जैसे वरुण की बात करें, सबसे दूरस्थ ग्रह यानी दूर वाला। शुक्र की बात करें तो ये पृथ्वी की बहन है, पृथ्वी की बहन, ठीक है। और मंगल ग्रह की बात करें, जीवन की संभावना है लाल ग्रह। लाल ग्रह किसके कारण है, लोहा की उपस्थिति के कारण, ठीक है। तो इसका तो वैसे हमें क्वेश्चन चल्ला से संबंधित पूछा था, मैंने सभी चीज़ें बता दी हैं जो ऑप्शन में पूछी गई थी। क्वेश्चन नंबर 132 तो हो गया, 32 ही है क्योंकि 33 तो नीचे है। ये वाला है ना 132 नंबर है। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो असत्य है, यानी जो एक तरह से गलत है हमें वो चूज करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन बन ही जाते हैं, या एक तो निश्चित तौर से आता ही है, 2 भी बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमें गलत बताना था तो देखो पहले पढ़ के देख लेते हैं। ये कह रहा है एवरेस्ट पर कदम रखने वाली प्रथम भारतीय, यानी जो इंडियन फीमेल है वो है बचेंद्री पाल, ये बात सही है। माउंट मैककिनले को फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला प्रेमलता अग्रवाल है, ये भी बात सही है। महिला पर्वतारोही संतोष यादव का जन्म है हरियाणा के जोनियाबाद गांव में हुआ था, ये भी बात सही है। तो फिर गलत हो जाएगी डी नंबर ऑप्शन, यानी सबसे कम उम्र में एवरेस्ट पर फतह करने वाली भारतीय महिला संगीता बहल है, ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 133 नंबर। निम्न में से कौन सा दुर्ग रानी पद्मिनी के जोर का साची रहा है, तो वो रहा है आपका इसमें से कौन सा हो जाएगा, आपका हो जाएगा चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। ये आपकी रतन सिंह की वाइफ थी, कौन सी, आपकी पद्मिनी, जो जोर से संबंधित है। इस पर मूवी भी बनी है, तो वही है ये, ठीक है। शायद 1301 में यहाँ पे ये हुआ था, जोहर या साका बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस तत्व की कमी के कारण मानव शरीर में एनीमिया रोग हो जाता है, यानी एक तरह से ऐसे कहेंगे आपकी खून की कमी हो जाती है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आयरन ही हो जाएगा, क्योंकि लोहा ही होता है एक तरह से। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मर उद्यान किन जिलों में फैला हुआ है, तो जो राष्ट्रीय मर उद्यान है वो आपके जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में फैला हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। ये कह रहा है कौन सा इसमें से सही सम्मिलित नहीं है। एक तरफ तो आपको जीव जंतु दे रखे हैं यानी एनिमल, और दूसरी तरफ उनके आवास जो रहने का स्थान है, तो आप बताइएगा। जैसे घोड़ा है वो अस्तबल में रहता है, ये बात तो सही है। मुर्गी है वो दड़बा में रहती है, ये दड़बा क्या चीज़ है, यहाँ पर दे रखा है कूप, ठीक है, और ये बात सही है, कूप में ही रहती है। मकड़ी है वो छत्ते पर नहीं रहती है, छत्ते पर तो आपकी मधुमक्खियाँ रहती हैं, जिन्हें बी बोलते हैं, बी यानी मधुमक्खी। तो मधुमक्खियाँ रहती हैं, न कि आपकी मकड़ियाँ। मकड़ियाँ के लिए तो फिर जाल ही होता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। चूहा है वो बिल में रहता है, तो ऑप्शन नंबर 180 गलत हो जाएगा, मैं यही पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जो है आपका 137 नंबर। माहीवाद किन जिले में स्थित है, तो राजस्थान का आपने अगर मानचित्र देखा हो तो ओवरऑल राजस्थान के मानचित्र को मैं इस प्रकार बना रहा हूँ। तो जो दक्षिणतम जिला है ना
दक्षिणतम जिला आपका बांसवाड़ा ही है, इसी में माही बांध पाया जाता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार की ये माही नदी है, यूँ गुजर के जाती है, मध्य प्रदेश से आती है और गुजरात में जाती है कच्छ के रण में। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राजस्थान के किस लोक देवता ने लाचा कुजरी की गायों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी? वो थे तेजा जी। ये क्वेश्चन है रीट जुलाई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कह सकते हैं रीट जुलाई 2022 हुई है लास्ट बार, तो उसी में पूछा था, यानी ये पात्रता परीक्षा थी जुलाई वाली तो इसी में पूछा था ये। ठीक है, नेक्स्ट है, मरुस्थल में पाई जाने वाली अनुपजाऊ दलदली और लवड़ी भूमि को क्या कहते हैं? इसे रण कहते हैं। ठीक है, जैसे कच्छ का रण जो गुजरात में है। ठीक है, तो ये अनुपजाऊ होती है, दलदली होती है और लवड़ी होती है। लवड़ी इसलिए होती है क्योंकि इसमें पाया जाता है क्या? नमक, NaCl, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं नमक को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, घोड़ावड़ को किस वर्ष राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया था? तो आपको मालूम होगा, ये तो सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार के, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1981, ऑप्शन नंबर सी सही है। ये कह रहा है, मानव मुख में चीड़ने पाड़ने वाले दांत कौन से होते हैं? अगर आप इन सभी ऑप्शन को ध्यान से देखें तो वो हो जाएंगे हमारे कैनाइन, यानी जो रदनक दांत होते हैं ना वो वाले। इनका सूत्र होता है बच्चों का अलग होता है और पुरुषों यानी कह सकते हैं वयस्कों का अलग होता है। 21-23 होता है वयस्कों का, 21-23 × 2 ये वाला होता है। ठीक है, तो पहले होते हैं वो होते हैं इंसाइजर, काटने वाले। तो इंसाइजर कहाँ पर? ये वाले, ये तो ये हो गए शुरुआत के। दूसरे नंबर पर आते हैं इंसाइजर कैनाइन, तो ये 2 नंबर पे आते हैं ना, जो एक दे रखा है 1/1, ये होते हैं आपके कैनाइन। फिर इसके बाद आता है प्री मोलर, तो ये दे रखे हैं, तो ये वाले होंगे। और लास्ट में आते हैं मोलर, जो दाढ़ वगैरह होती है, तो नीचे तौर से ये वाले होंगे, ये होता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये मैंने जो फॉर्मूला लिखा है ये लिखा है वयस्कों का, एडल्ट का। ठीक है, नेक्स्ट है 142 नंबर, बाबा भरतरी मेला किस जिले में भरता है? तो अलवर में भरता है, सिंपल ही क्वेश्चन है ये, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें पूछा है, तंबाकू सेवन से नशे का प्रमुख कारण क्या होता है? यानी बार बार, एक बार आप ये नशा करते हैं, फिर 2 बार करते हैं, सेवन करते हैं, नशा तो नहीं, तो उसमें ऐसा क्या पाया जाता है जिससे कि आपको आदत पड़ जाती है उसकी? तो उसमें पाया जाता है निकोटिन डाला जाता है। तो उससे क्या होता है कि मतलब ये कि आपको बार बार सेवन करने का आदत सी पड़ जाती है। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। जितनी भी चीज़ें आपको आदत पड़ती है ना, इनमें कोई ना कोई तो ऐसा केमिकल डाला जाता है जिससे आपको कह सकते हैं ऑटोमेट आपका शरीर है उसे एडप्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार की होते हैं, चाहे वो निकोटिन हो आपकी, जैसे दारू मतलब एल्कोहल को मीस कहते हैं हम, रासायनिक रूप में देखें तो वो एथिल एल्कोहल कह लीजिएगा, एथिल एल्कोहल, और जिसका रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH, या इसे दारू कह लीजिएगा या अन्य नाम दे लीजिएगा जैसे दे रखा है इसमें। ठीक है, बाकी तो होगी नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? ये पूछ रहा है, भारत के जो उत्तर पूर्वी 7 सिस्टर ना, त्रिपुरा, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, यानी ये बहुत सारे स्टेट है, यानी 7 है, बहुत सारे कहाँ हैं, तो उनमें ये कृषि की जाती है उत्तर पूर्वी राज्यों में। तो कौन सी कृषि की जाती है तो उसका नाम बताइएगा। तो उसे झूमी कृषि कहते हैं। ठीक है, पहाड़ों पर की जाती है, एक तरह से जो माउंटेन होते हैं ना पहाड़, उन पर ही की जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वही है हमारी यकृत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है, तो वो हो जाएगी यकृत। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रश्न पत्र निर्माण में ब्लूप्रिंट आवश्यक तत्व तो नहीं है। इसमें से ऐसे है, जब आप प्रश्न पत्र निर्माण करते हैं, आपने 10th की बोर्ड दी होगी, 12th की दी होगी, तो उसके लिए ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। ब्लूप्रिंट किसके लिए बनाया जाता है? जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने डाले जाएंगे, अतिलघुत्तरात्मक कितने, लघुत्तरात्मक कितने और निबंधात्मक कितने, तो उनमें हमें किस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे बताना है। आवश्यकता तो नहीं है, ऐसे कह रहा है ये क्वेश्चन। अगर आप ओवरऑल देखें सभी को, तो हम कहेंगे अंक तालिका की हमें कोई ज़रूरत नहीं होगी,
ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। बाकी विषय वस्तु जिस कंटेंट के लिए बनाया जा रहा है, प्रश्नों के प्रकार हो जाएंगे, और जिस उद्देश्य के लिए बनाया जा रहा है ना वो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगे, ना कि अंक तालिका। क्वेश्चन नंबर आपका 147 है कि पर्यावरण शिक्षा में प्रायोगिक कार्य की विशेषता नहीं है। यानी प्रायोगिक कार्य का मतलब यहाँ पर दे रखा है प्रैक्टिकल वर्क के लिए इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है। पहला है ये करके सीखने में बल देता है, ये बात तो सही है, ठीक है। ये स्मृति आधारित शिक्षण पर बल देता है, यानी रट्टा मारने पर जोर दे रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी है इसके या इससे तर्क शक्ति व निरीक्षण शक्ति का विकास होता है, ये बात सही है। और यह व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता है, ये भी बात सही। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो गया। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखें तो हम ये कहेंगे हमें कोई वार्षिक उपलब्धि परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। यानी जो आपके अचीवमेंट टेस्ट होते हैं इनकी हमें आवश्यकता नहीं होगी। किसके लिए? रचनात्मक आकलन के लिए। रचनात्मक आकलन वो होते हैं जो हमारी शिक्षण प्रक्रिया के ड्यूरिंग यानी दौरान होते हैं, ठीक है। तो हम ये कहेंगे इससे संबंधित ये नहीं होगा। बाकी ये सभी चीज़ें आ जाएंगी। रचनात्मक यानी FA बोलते हैं ना, यानी एक मूल्यांकन के प्रकार ही होते हैं, जैसे पोर्टफोलियो आ गया, और आपकी एनेक्डोटल रिकॉर्ड आ गए, और आपके जो रेटिंग स्केल है ये भी आ जाएगा इसी के अंतर्गत, ठीक है। तो जो नहीं आएगा वो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। इनमें से बताना है कौन सा सीखने का सिद्धांत पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। अगर आप ओवरऑल देखें इनमें शिक्षण सूत्र है एक तरह से, ये सिद्धांत वगैरह तो आपके EVS में ये पूछा गया है इस वजह से। नहीं तो ये वाले जो सूत्र दे रखे ना इनमें, जैसे कि अमूल से मूर्त, अज्ञात से ज्ञात, ज्ञात से अज्ञात, ये सभी शिक्षण सूत्र होते हैं। तो शिक्षण सूत्र में जो सही है हमें वही चूज करना है, क्योंकि ये यही तो कह रहा था कौन सा ऐसा सिद्धांत है पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण करता है। अनुसरण भी चाहिए, उसे मानते हैं और उसका फॉलो करते हैं। तो इसमें से हो जाएगा डी नंबर। हमें है जो बच्चों का पूर्व ज्ञान है, यानी पूर्व ज्ञान भी से है जो जानते हैं उससे संबंधित पहले पढ़ाना चाहिए, फिर आप है जो उसे जानकारी देना चाह रहे हैं फिर उसे पढ़ाना चाहिए, यानी अज्ञात चीज़ों को, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पर्यावरण का अजैविक घटक कौन सा है? मतलब अबायोटिक, यानी ऐसे बोल सकते हैं नॉन लिविंग वाले। तो इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? देखो, परजीवी जीवित होता है जो दूसरों पर डिपेंड रहता है। मृतजीवी है, ये ही हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर, ठीक है। ये क्या है? नॉन लिविंग होता है। हालांकि पादप भी इसमें लिविंग में आते हैं। अरे एक सेकंड, मृतजीवी भी लिविंग ही में आएगा, माफ़ी चाहूँगा, लिविंग में आएगा क्योंकि जल होता है निर्जीव। तो ये आएगा आपका अजैविक घटक, ठीक है। अजैविक कह लो, अबायोटिक कंपोनेंट्स कह लो, ये की बात है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर होगा, ना कि आपका सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। जो मृतजीवी होंगे ना, सेप्रोफाइट बोलते हैं शायद, हाँ सही है, सेप्रोफाइट ही बोलते हैं, ये भी आपके जीवित ही होते हैं। यानी जो सड़ी गली चीज़ें होती हैं ना, सड़ी गली, जैसे आपके घर में जो भी सब्जी वगैरह होती है तो उसे कहीं पर भी आप डालते होंगे, जहाँ पर भी डालते होंगे तो वो कुछ दिनों बाद सड़ने लग जाती है, तो वो यही सड़ाने वाले होते हैं मृतजीवी, ठीक है। वो परजीवी का उदाहरण आता है अमरवेल, आपने देखी होगी, अमरवेल हो गई, उससे और भी एग्जाम्पल हो जाएंगे जो परजीवी की तरह ही कार्य करते हैं ये। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। इस प्रकार हमने 121 से स्टार्ट किए थे और ये 150 तक क्वेश्चन किए हैं जो आपके EVS यानी पर्यावरण अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो कमेंट में बता देना, ठीक है। इसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको बेनिफिट ही मिलेगा। इसके बाद है डे बाई डे आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे, ठीक है। यानी EVS से संबंधित हो, या आपके मैथ से संबंधित हो, या आपके मनोविज्ञान से, या भाषा फर्स्ट के रूप में हिंदी चूज़ की होगी या सेकंड के रूप में चूज़ की होगी, और आपने संस्कृत अगर फर्स्ट के रूप में चूज की होगी या सेकंड के रूप में यानी भाषा के रूप में, आपको सभी के क्वेश्चन पेपर मिलते रहेंगे, ठीक है। तो बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।